सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम्राट अशोक की कलिंग विजय के बारे में। और अशोक के बारे में हम जानते हैं कि अशोक एक महान सम्राट साबित हुआ। और अशोक को चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उसके दादा थे और उसके पिता बिंदुसार से एक विशाल साम्राज्य की ही प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित शासन भी प्राप्त हुआ था। अतः अशोक का शासन प्रबंध बहुत कुछ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली के अनुसार ही था। अशोक ने अपने पिता और पितामह की साम्राज्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में अशोक ने जो है साम्राज्यवाद और दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। इसी क्रम में उसके शासन की जो पहली घटना का उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है वह कलिंग युद्ध है। यह युद्ध उसके अभिषेक के 8 वर्ष बाद या अर्थात 9वें वर्ष में हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक क्रांतिकारी घटना साबित हुई। पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के प्रदेश को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था, जो वर्तमान में उड़ीसा कहलाता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से विद्यार्थियों ज्ञात होता है कि कलिंग को नंदों ने जीतकर मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ऐसी स्थिति में अशोक को उसे पुनः जीतने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल उठता है। और इससे ये अनुमान होता है कि नंदों के बाद और अशोक के पूर्व यह जो है प्रांत स्वतंत्र हो गया था। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि बिंदुसार के बाद अशोक और उसके भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उस स्थिति का लाभ उठाते हुए संभवतः कलिंग ने अपनी आज़ादी या स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मैगस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत था, उसके विवरण से भी हमें ज्ञात होता है कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। तो बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। उसमें जैसे कि मौर्यों का साम्राज्यवादी अहंकार, कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक लाभ की आकांक्षा और अपनी हस्ती सेना में वृद्धि करना, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। विद्यार्थियों, अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच एक बड़ा भीषण युद्ध हुआ जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और रक्तपात हुआ। अंत में विजय जो है अशोक को हासिल हुई। अशोक के 13वां शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 1 लाख लोगों की वहां हत्या हुई तथा उससे भी कई गुना अधिक मारे गए। इस शिलालेख में ये कहा गया है कि ऐसे युद्ध में भाग लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा अन्य धर्मों के ग्रस्त अनुयायियों को भी प्रियजनों के वध एवं निष्कासन का संत्रास यानी दुख झेलना पड़ता है। तो कलिंग युद्ध का जो परिणाम और महत्व है विद्यार्थियों, तो कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और उसे मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। मगध साम्राज्य की पूर्वी सीमा अब बंगाल की खाड़ी तक फैल गई थी। कलिंग पर शासन करने के लिए एक राजकुमार की नियुक्ति की गई और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कलिंग के 2 केंद्र बना दिए गए। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली अथवा धोली थी, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में पुरी के पास है, तथा दूसरी जो केंद्र बनाया गया दक्षिण केंद्र जिसकी राजधानी जोगढ़ जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में थी। कलिंग के निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अशोक ने अपने अधिकारियों के नाम 2 अलग अलग आदेश संबोधित किए और कलिंग में उसको उत्कीर्ण करवाया। विद्यार्थियों, कलिंग युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। इस युद्ध के बाद अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ। कलिंग युद्ध का अशोक के व्यक्तित्व और उसकी सार्वजनिक नीतियों पर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस युद्ध के बाद उसने कभी कोई और युद्ध नहीं करने का निश्चय किया और अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भी निर्देश दिया कि वे कभी भी ऐसा युद्ध नहीं करें। संसार में विद्यार्थियों, पहली बार किसी सम्राट ने युद्ध का बहिष्कार किया था। 13वें शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वास्तविक विजय शस्त्रों से नहीं अपितु दया और धर्म से होती है। और उसने जो है रण विजय के बजाय धर्म विजय करने का निश्चय किया और भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष का उद्घोष करने का निश्चय किया। कलिंग विजय के बाद
अशोक ने अपना जीवन लोगों के नैतिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और उसी के अनुसार अपनी प्रशासनिक नीतियों को भी पुनर्निर्धारित किया। इसीलिए डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिंबिसार द्वारा अंगराज्यों को जीतने के बाद से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का युग था। यहीं से सैन्य विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। तो विद्यार्थियों, अशोक के जो जीवन में ये इस परिवर्तन आया और कहा जाता है कि इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। तो मैं अब संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में। तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कब किया, कैसे किया, इसके बारे में बहुत अलग अलग मत हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जो मुख्य कारण है अशोक का, तो भिक्षु विशेष जो है उपगुप्त, उनका प्रभाव जो है अशोक के ऊपर पड़ा और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया और बहुत सारे कार्य फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किए और उसने बौद्ध धर्म, धार्मिक बौद्ध स्थल जो थे उनकी यात्राएं की और बौद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार किया। विदेशों में जो है उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा है उसको श्रीलंका भेजा और अन्य प्रचारकों को अन्य क्षेत्रों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। उसने बौद्ध धर्म में प्रचलित संघ भेद को उन्मूलित करने का प्रयास भी किया और अशोक के द्वारा अनेक बौद्ध स्मारक बनाए गए जिसमें सांची का स्तूप प्रमुख है और उसका जो रूमिनदेई अभिलेख है उसमें कहा गया है कि उसने बौद्ध जो है वहाँ पर एक पत्थर की विशाल दीवार बनाई और पाषाण स्तंभों को खड़ा किया और इसके साथ साथ उसने अनेक स्तंभ बनवाए और इन स्तंभों पर अपनी आज्ञाओं को जो है खुदवाया, जिससे उसके हमें जानकारियाँ मिलती है उसकी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। और फाइयान जो है वो ये कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो ये संख्या बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे ये तो पता चलता ही है कि अशोक जो है बहुत अधिक उत्साही बौद्ध निर्माता था और उसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था। और राजतरंगिनी में भी कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर से में जो है बहुत सारे स्तूपों तथा विहारों का निर्माण करवाया। और चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, उसने श्रीनगर में अशोक द्वारा निर्मित 4 स्तूपों को देखा था। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रति उसने उदार दानशीलता का परिचय दिया और बौद्ध धर्म विशेषतः बौद्ध संघ के लिए उसने प्रचुर धन दान में दिया। और इसके अलावा उसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और बौद्ध धर्म के उत्थान विकास के में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, जो कि महावंश के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता विद्यार्थी मोगली पुत्र तिस्ति ने की थी और इस प्रकार जो इसका उद्देश्य है इस संगीति का वह यही था कि बौद्ध धर्म के सही एवं प्रमाणिक सिद्धांतों की पहचान की जाए। और इसके अलावा जो, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा गया और उनका उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म का वह प्रचार प्रसार हो, जिसमें और इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो भी विचार थे, सिद्धांत थे, उनको जो है उसने खुदवाया और साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी लोग थे उन्हें प्रचुर दान दिए गए। इस प्रकार हमें देखते विद्यार्थियों की बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार में अशोक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है और ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि बौद्ध धर्म पहली बार अशोक के शासनकाल में ही भारत से बाहर गया था। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार इसका परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म एशिया और विश्व की सभ्यता में एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित हुआ। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का ये पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण इतिहास में अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म को अंगीकार करना और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान अशोक का क्या रहा,
ये आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। धन्यवाद।